जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिला T20 विश्व कप 2026 की विजेता टीम कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा करके महिला T20 विश्व कप 2026 जीता है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सका था। तो महिला T20 विश्व कप 2026 ये जो आयोजित किया गया है, यह इस विश्व कप का 10वां संस्करण था। इंग्लैंड और वेल्स में इसका आयोजन हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार इसको जीता है और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड बेथ मूनी को मिला है जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं इसमें डैनी वायट हॉज ने, जो कि इंग्लैंड की हैं। इन्होंने 302 रन बनाए हैं टूर्नामेंट में। सबसे अधिक विकेट हासिल किए हैं श्री चरनी ने, इन्होंने 14 विकेट हासिल किए हैं, ये भारत की हैं। और फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला गया था जो कि लंदन में है। डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि 2024 की विजेता टीम कौन है इस विश्व कप की? तो वो है न्यूजीलैंड। और इस विश्व कप की सबसे सफल टीम है ऑस्ट्रेलिया, जिसने 7 बार इस टाइटल को अपने नाम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुलाई 2026 की विदेश यात्रा में निम्नलिखित में से कौन से देश नहीं गए हैं? आंसर हो जाएगा जापान। तो दोस्तों अभी जुलाई में मोदी जी की जो विदेश यात्रा है वो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की रही है। जापान वो नहीं गए हैं। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 125। तो हाल ही में ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस के द्वारा ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें भारत 2026 में 125वें स्थान पर है, जबकि 2025 में वो 124वें स्थान पर रहा है। इस इंडेक्स के टॉप 10 कंट्री की बात करें तो स्वीडन पहले, स्विट्जरलैंड दूसरे, फिनलैंड तीसरे, जर्मनी चौथे, 5वें स्थान पर नीदरलैंड रहा है। और 5वें स्थान पर नीदरलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से रहे हैं। फिर उसके बाद आयरलैंड, यूके, नॉर्वे, सिंगापुर रहा है। अंतिम स्थान अफगानिस्तान को मिला है। हाल ही में प्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका तीजन बाई का निधन कब हुआ है? आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 2026 को। तो दोस्तों पद्म विभूषण तीजन बाई का हाल ही में निधन हुआ है 4 जुलाई 2026 को। उनका संबंध छत्तीसगढ़ से रहा है। उन्हें 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995, पद्म भूषण 2003 और पद्म विभूषण 2019 में प्रदान किया गया था। और दोस्तों वह छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध पंडवानी है उसकी वो लोक गायिका रही हैं और पंडवानी लोक कला को उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। हाल ही में विनतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोदी जी को ये सम्मान प्रदान किया गया है। तो दोस्तों विनतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया सम्मान PM नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और ये जो अवार्ड है ये दिया गया है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के द्वारा। यह इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह मोदी जी को मिलने वाला 35वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला इंडोनेशिया कौन सा देश बना है? आंसर हो जाएगा तीसरा। तो दोस्तों भारत से इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। इस प्रकार से इंडोनेशिया तीसरा देश है जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। इससे पहले फिलीपींस और वियतनाम भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुके हैं। तो हाल ही में भारत इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के डील हुई है। तो मोदी जी इंडोनेशिया की यात्रा पर गए थे, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में ये समझौता हुआ है और उसमें PM नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो ये शामिल हुए थे। 630 मिलियन का ये समझौता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नया नाम क्या रखा है? आंसर हो जाएगा भगवान परशुरामपुरी या परशुरामपुरी किया गया है।
जलालाबाद का नया नाम। हाल ही में ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो कोच्चि, केरल में ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है 7 और 8 जुलाई को। दोस्तों, इसमें ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया था, जिसका उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और महिला नेतृत्व आधारित विकास पर चर्चा करना। और दोस्तों, अभी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, ये याद रखिएगा। और ब्रिक्स जस्टिस मिनिस्टर्स मीटिंग गांधीनगर, गुजरात में हुई थी। और जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाना है, जो कि 18वें नंबर का होगा, वो 12-13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाना है। इसको आप जरूर नोट करिएगा। हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक यानी डीसी कौन नियुक्त हुए हैं? तो आलोक कुमार मित्तल नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए डीसी आलोक कुमार मित्तल बने हैं। उनका कार्यकाल 2029 तक होगा। और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की बात करें तो इसका प्रमुख काम है पुलिस अनुसंधान, प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, जैसे राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के डीजी बने हैं अमित गर्ग। 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। एनसीआरबी का जो मुख्य काम है वो है अपराध एवं आपराधिक आंकड़ों का संग्रह करना, उनका रखरखाव करना। इसके अलावा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए निदेशक बने हैं सुजीत पांडे। 2028 तक इनका कार्यकाल रहेगा। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है, यहाँ पर जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2000 वर्ष पुराने भारतीय स्वर्ण छल्ले यानी कि सोने की अंगूठियां किस देश में मिली हैं? आंसर हो जाएगा इसका थाईलैंड में। तो दोस्तों, थाईलैंड के ललित कला विभाग के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और इसमें 2 भारतीय स्वर्ण छल्ले यानी 2 भारत की सोने की अंगूठियां मिली हैं। तो एक छल्ला जो है उसमें ब्राह्मी लिपि में शिलालेख अंकित है और दूसरा छल्ला जो है वो सादा है यानी प्लेन है। दोनों छल्ले मानव कंकाल अवशेषों के साथ मिले हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंकारा, तुर्की। तो तुर्की के अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया है 7 और 8 जुलाई को। इस बार इसका 36वां संस्करण आयोजित किया गया था। मार्क रूटे ने इसकी अध्यक्षता की है, जो कि नाटो के महासचिव हैं। दोस्तों, ये जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य था रक्षा व्यय, यूक्रेन युद्ध, यूरोप की सुरक्षा रणनीति। और इसमें जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की और दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं ली जे-म्यूंग, ये आमंत्रित देश के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। पिछला जो नाटो शिखर सम्मेलन हुआ था 2025 में, वो हुआ था द हैग, नीदरलैंड में। नाटो की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में हम नाटो बोलते हैं, और इसको हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बोलते हैं। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। ब्रसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। 32 इसके मेंबर हैं। और इसका जो आर्टिकल नंबर 5 है वो ये कहता है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। और दोस्तों, इसके जो 12 मूल संस्थापक देश हैं वो कौन कौन से हैं? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके और यूएसए। और इसका जो मुख्य काम था, यानी नाटो का जो मुख्य काम था, वो सोवियत संघ के प्रभाव को रोकना। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ रहा था, जिसे हम रूस बोलते हैं आजकल, तो उसके प्रभाव को रोकने के लिए नाटो का गठन किया गया था। हाल ही में प्रमबानन मंदिर संरक्षण का जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने। तो दोस्तों, जो प्रमबानन मंदिर है ये किस देश में है? इंडोनेशिया में है। तो इसके संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए एक परियोजना शुरू की गई है दोनों देशों के द्वारा। तो इसका उद्घाटन, यानी इस परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो, उनके द्वारा किया गया है।
तो ये जो परियोजना चलाई जा रही है ये भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी ASI और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्रालय के बीच चलाई जा रही है, यानी ये दोनों मिलकर के इस परियोजना पर काम करेंगे। और इसका उद्देश्य है प्रम्बानन मंदिर का संरक्षण करना और उसका जीर्णोद्धार करना। चलिए इस मंदिर के बारे में बात करते हैं। ये मंदिर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत न्यूज़ में रहा है ये मंदिर। ठीक है, तो जो चीज़ न्यूज़ में होती है, बहुत अधिक न्यूज़ में होती है, वो आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो प्रम्बानन मंदिर की बात करें तो यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है और जो योग्याकार्ता नामक स्थान है उसके पास ये स्थित है। ये 9वीं शताब्दी का मंदिर है। 1991 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे कैंडी रोरो जोंगग्रंग बोला जाता है। इसकी विशेषता ये है कि ये दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और पहला जो है वो है अंकोर वाट मंदिर जो कि कंबोडिया देश में है। इसके धार्मिक महत्व की बात करें तो यहाँ पर भगवान शिव मुख्य देवता के रूप में है, फिर है भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, यानी सभी के यहाँ पर आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। शिव मंदिर की जो ऊंचाई है वो 47 मीटर है और यह कैंपस का सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिरों की दीवारों पर रामायण और अन्य हिंदू ग्रंथों की कथाएं अंकित की गई हैं। पूरे कैंपस में कभी लगभग 240 मंदिर हुआ करते थे। वर्तमान में तो बहुत सारे मंदिर जो हैं वो क्षीण हो गए हैं। तो अब इन्हीं के संरक्षण और इन्हीं का जीर्णोद्धार करने के लिए इंडोनेशिया और भारत ने ये एक परियोजना शुरू की है। हाल ही में उत्तर कोरिया में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा संजीव जैन। तो संजीव जैन जो हैं वो उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत बने हैं। 2008 के IFS ऑफिसर हैं और उन्होंने हाल ही में आलियावती लोंग कुमेर का स्थान लिया है। उत्तर कोरिया की बात करते हैं तो प्योंगयांग यहाँ की राजधानी है और उत्तर कोरियाई वॉन यहाँ की करेंसी है। आधिकारिक भाषा है कोरियाई और यहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं वो हैं किम जोंग उन, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो 9 सितंबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और इस देश की सीमा चाइना, रसिया, दक्षिण कोरिया, जापान सागर और पीला सागर से लगती है। भारत और उत्तर कोरिया के बीच में जो राजनयिक संबंध हैं वो 1973 में स्थापित हुए थे। भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा कब की गई है? तो 9 जुलाई 2026 को की गई है। तो दोस्तों भारत न्यूजीलैंड के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर सिग्नेचर अप्रैल में हुए थे, अप्रैल 26 में, और अब 9 जुलाई 2026 को इसकी घोषणा की गई है। तो अभी जो मोदी जी न्यूजीलैंड की यात्रा पर गए थे, इसी यात्रा के दौरान इस समझौते की घोषणा की गई है और ये जो समझौता हुआ है इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी धरोहर ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटाएगा? तो देवी भद्रकाली का कांस्य त्रिशूल। तो दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत को कुछ प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरें लौटाने की घोषणा की गई है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत को लौटाई जाएंगी? तो इसमें देवी भद्रकाली का कांस्य त्रिशूल है, पवित्र नंदी की ग्रेनाइट पाषाण प्रतिमा है और भगवान सन्मुख यानी कि कार्तिकेय की 6 मुख वाली बैसाल्ट पत्थर की प्रतिमा है। तो ये जो प्रतिमा है ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत को लौटाई जा रही हैं, जो कभी वहाँ पर इलीगल रूप से पहुँची थी। हाल ही में नर्मदा परियोजना से जुड़े भुगतान विवाद समझौते पर सिग्नेचर कब हुए हैं? 7 जुलाई 2026 को। तो दोस्तों नर्मदा परियोजना भुगतान विवाद समझौता 7 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में हुआ है, जिसमें 4 राज्य शामिल हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो इसके मध्यस्थता की बात करें तो इसमें मध्यस्थता की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। और इस विवाद समझौते की अगर हम बात करें तो इसमें जो नर्मदा परियोजना से जुड़े हुए लंबे समय से भुगतान विवाद था उसको सुलझाया गया है। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर बने हैं। सौरभ गांगुली
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष भी हैं। दोस्तों, जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम है ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक सम्मान है। इससे पहले कौन कौन से क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं, तो इसमें बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, बीनू माकंड और इसके अलावा बीरेंद्र सहवाग, डायना इल्डुलजी, नीतू डेविड, महेंद्र सिंह धोनी और अब 2026 में सौरभ गांगुली शामिल हुए हैं। 2025 में एमएस धोनी और 2024 में नीतू डेविड को शामिल किया गया था। 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तेलंगाना करेगा। यानी कि 2026 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स तेलंगाना राज्य में आयोजित किए जाएंगे और यह इन खेलों का 8वां संस्करण होगा। नवंबर में इनका आयोजन होगा और इन खेलों की जो शुरुआत है वो 2018 में हुई थी और भारत सरकार का जो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय है उसके द्वारा इसका आयोजन होता है। इसका उद्देश्य है देश में खेलों को बढ़ावा देना एवं भविष्य के खिलाड़ियों को तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, भारत ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम डील 2026 कहाँ संपन्न हुई है? तो ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुई है। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण डील हुई है जो कि यूरेनियम को लेकर के हुई है। तो ये डील मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुई है और इसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ ऊर्जा हेतु स्थायी ईंधन उपलब्ध कराना। दोस्तों, इसमें क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम प्रदान करेगा जिसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। भारत का 21वां नामित जैव विविधता भंडार गृह कौन सा संस्थान बना है? तो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, मिजोरम विश्वविद्यालय। तो ये भारत का 21वां नामित जैव विविधता भंडार गृह बना है। दोस्तों, जैव विविधता भंडार गृह की अगर हम बात करें तो यह वह संस्थान होता है जहां पर पौधों, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों को वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित रखा जाता है। हाल ही में किस हवाई अड्डे को यानी कि किस एयरपोर्ट को दवाओं के आयात हेतु अधिकृत बंदरगाह घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा नवी मुंबई हवाई अड्डा। अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत की ओर से किस जहाज ने भाग लिया था? तो आईएनएस सुदर्शनी ने भाग लिया था और अमेरिका का जो स्वतंत्रता दिवस है ये 4 जुलाई को मनाया गया है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने वाले नेमार जूनियर किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राजील। तो ब्राजील के प्रसिद्ध फुटबॉलर नेमार जूनियर ने हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है और उन्होंने ये अपना अंतिम फीफा विश्व कप खेला है और नॉर्वे के खिलाफ उन्होंने अंतिम मैच खेला है। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 80 गोल किए हैं। ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध गिरीश भारद्वाज का निधन कब हुआ है? तो उनका निधन हुआ है 7 जुलाई 2026 को। ठीक है, तो इन्हें ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। 2017 में इन्हें पद्मश्री मिला है। इन्हें सेतु बंधु के नाम से भी जाना जाता रहा है। इन्होंने 140 से अधिक किफायती सस्पेंशन जो ब्रिज हैं उनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अश्वथ एस बने हैं जो कि तमिलनाडु के हैं। देश का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड देश का 6वां पूर्णतः साक्षर राज्य बना है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में नई दिल्ली की रैंक क्या है? तो 120 है। तो हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 जारी किया गया है। इसमें 173 शहर शामिल किए गए थे और इसमें यह देखा गया था कि कौन सा शहर रहने के लिए सबसे सुरक्षित है। तो वो है कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है, तो ये पहले नंबर पर है। फिर वियना ये ऑस्ट्रिया में है, दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है मेलबर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। सबसे कम रहने योग्य शहर है दमिश्क जो कि सीरिया में है। नई दिल्ली का 120वां, मुंबई का 121वां, चेन्नई का 123वां और बेंगलुरु का 127वां स्थान रहा है। हाल ही में भारत में विश्व की पहली सप्ताह में एक बार ली जाने वाली इंसुलिन दवा कौन सी लॉन्च की गई है? तो इस दवा का नाम है
अ वीकली। हाल ही में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मिसाइल निर्माण सुविधा की आधारशिला कहां रखी है? तो ये पाली शिवपुरी मध्य प्रदेश में रखी है। किस राज्य ने सभी विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त मदरसों में वंदे मातरम और जन गण मन का पूर्ण संस्करण अनिवार्य किया है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो दोस्तों, त्रिपुरा के सभी विद्यालयों में, मदरसों में वंदे मातरम और जन गण मन का पूर्ण संस्करण अनिवार्य किया गया है। तो दोस्तों, ये थे इस हफ्ते के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहां पर आप प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के लूसेंट और इसके अलावा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, कॉम्बो पैक भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आप हमें ये बताइए कि महिला T20 विश्व कप 2026 की विजेता टीम कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।